नमस्कार, मैं हूं हुरितान। फॉर्मूला टीवी भारत में आपको एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आज के ताज़ा खबरों पर। सूबे की सियासत में पोस्टर वार हुआ तेज। सपा कार्यकर्ता मोहम्मद इकलाक ने लगाया पोस्टर, लिखा पुतला जलाकर सोचा रोक देंगे रफ्तार, अखिलेश तो आंधी है ले जाएगा सरकार, जले पुतले जले अरमान, फिर भी छा गया अखिलेश का नाम। बीते दिनों अखिलेश यादव का जलाया गया था पुतला। सपा कार्यकर्ता ने होर्डिंग लगाकर दिया जवाब। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों का ध्यान भटकने का काम करती है। सपा नेता ने कहा, जब कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया गया था तब पुतला जलाने वाले कहाँ थे, और 24 में से हाफ किया था, अब 2027 में पूरी तरीके से साफ करेंगे। तो आइए सुनिए। जरिए एक साफ संदेश हम भारतीय जनता पार्टी को देना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ब्रजेश पाठक जी ने सबसे पहले डीएनए की बात समाजवादी पार्टी पे करी, फिर भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने पुतला फूंकने का काम किया। तो इस पे शायद वो भूल गए हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव साहब ने कहा था कि आधे घंटे के अंदर 600 पुतले फूंक देंगे वो इशारा कर दें। तो 600 नहीं, वो 6000 पुतले वो फूंक देंगे अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बार इशारा कर दें। तो ये हमारा साफ संदेश है, और हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन भी करने का काम हो या विरोध करने का काम हो, वो हम लगातार करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करती है, और वो सोचती है कि पुतला जला देने से या पोस्टर उल्टे लगा देने से समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डर जाएंगे। तो किसको डराने का काम कर रहे हैं? जिनके पिता स्वयं स्वर्गीय अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव साहब हों, जिनके चाचा शिवपाल सिंह यादव साहब हो, स्वयं अखिलेश यादव जिनका नाम हो, वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। और जो पुतले जलाने वाले हैं, मैं आपके जरिए पूछना चाहूँगा कि जब कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया था तब ये पुतले जलाने वाले किस बिल में जाके छुप गए थे? तो अगर देश पहले है, प्रदेश के लोग पहले हैं, तो इन लोग को उस वक्त भी सामने आना चाहिए। और जिस पिच पे भी भारतीय जनता पार्टी लड़ने का काम करेगी, समाजवादी पार्टी उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। 24 में हमने इनको हाफ किया, 27 में हम इनको पूरी तरीके से साफ करेंगे। पोस्टर पर लिखा हुआ है अखिलेश तो आंधी है ले जाएंगे सरकार, तो क्या लग रहा है 27 में सरकार आ जाएगी? पूरी तरीके से अखिलेश जी वो आंधी, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना फ्लावर इनको समझ रखा है, मगर वो फायर हैं पूरी तरीके से। 24 में हमने इनको हाफ किया था, और 27 में हम इनको साफ करके हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और आदेंगे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लू से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में निर्देश दिया है कि सभी जगह कूलिंग सेंटर बनाए जाए। इसको लखनऊ निगम शहरवासियों को गर्मी से बचाने के लिए लखनऊ नगर निगम द्वारा कूलिंग जोन का निर्माण किया गया है। इनका निर्माण शहर के अलग अलग हिस्सों में किया गया है। 20 जगहों पर कूलिंग जोन बनाए हैं। यहाँ पीने के पानी, कूलर, पंखा व बैठने का इंतजाम किया गया है। तो आइए हमारे संवाददाता की ओर से और विस्तार से जानेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कूलिंग स्टेशंस बनाने के निर्देश दिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के कारण हीट वेव हो रहा था, और जनता के बचाव के लिए अलग अलग उत्तर प्रदेश के जिलों में कूलिंग स्टेशन बनाने के लिए निर्देश दिए। इस वक्त मैं 1090 चौराहे पर मौजूद हूँ। ये वही चौराहा है जहाँ पर हज़ारों की तादाद पर लोग यहाँ घूमने आते हैं, और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं 1090 चौराहा है। यहीं पर नगर निगम के द्वारा कूलिंग सेंटर बनाया गया है, जिसमें महापौर सुषमा खरगवाल और AK शर्मा नगर विकास मंत्री हैं। उनकी होल्डिंग से ये कूलिंग स्टेशन बनाया। आप देख सकते हैं बाहर से ये तस्वीरें हैं, और अंदर कैसा नज़ारा है, क्या सुविधा दी गई नगर निगम के द्वारा, क्या पानी की व्यवस्था करी गई है, क्या लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। ये आज इसी चीज़ का रियलिटी चेक करेंगे, किस तरीके से लखनऊ में नगर निगम के द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई हैं, वो आप तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं। यहाँ पर सोफ़े पड़े हैं, बेड पड़ा है, चेयर पड़ी है, डस्टबिन है, गुड़ की व्यवस्था करी गई है, कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, और साथ में पानी की व्यवस्था की गई है। ये पानी वो घड़े का पानी है। इस पानी की रियलिटी चेक करते हैं, क्या ये पानी साफ़ है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से ये नगर निगम की तरफ से व्यवस्था करी गई है, तो क्या ये देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है वो काफ़ी साफ़ है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं नगर निगम के द्वारा ये कूलिंग जोन बनाया गया है, और यहाँ पर
जो कूलिंग जोन है यहाँ पर लोग जब 12 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है, जब पीक का टाइम होता है गर्मी का, तो उस समय पर लोग यहाँ पर बैठते हैं, आराम करते हैं, चेयर्स पड़ी हैं और यहाँ पर बेड की व्यवस्था है। एक यहाँ के जो केयर टेकर हैं उनसे बात करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। क्यों भाई साहब, ये कितने बजे सुबह खुल जाता है? सुबह 6 बजे खुल जाता भाई। कितने शिफ्ट में आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ, 2 शिफ्टों में अभी चल रहा है और जो ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़ेगा ये। अच्छा, ये पानी रोज बदला जा रहा है? ये पानी रोज़ बदला जाता है, रोज़ नया गुड़ और नया पानी सब कुछ व्यवस्था आती है, होता है सब कुछ। रोज नगर निगम की तरफ से आता है? हाँ, नगर निगम की तरफ से है। ठीक है, तो साफ तौर पर देख रहे हैं जो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, गुड़ की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा भेजा जाता है। साथ ही नगर निगम की टीम की तरफ से यहाँ पर एक केयर टेकर लगाया गया जो दो शिफ्टों में काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर गर्मी से बचाव के लिए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सभी अधिकारियों को निर्देश दिए थे, वो निर्देश जो है वो हकीकत की तस्वीरें आपको ये दिखा रहा है किस तरीके से लखनऊ में नगर निगम के द्वारा कूलिंग जोन बनाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। इधर मुरादाबाद के थाना गुल सहित पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में हथियार किए बरामद। अवैध हथियार बनाने वाले गैंग के 9 सतीर अपराधियों को पुलिस ने छापेमार कार्रवाई में किया है गिरफ्तार। पुलिस ने इस गैंग के पास से 315 बोर के तमांचे, पोनिया बंदूक और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए हैं। अवैध सशस्त्र शस्त्र फैक्ट्री को चलाने वाले कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए सुनते हैं विस्तार से जानने के लिए। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक इनपुट मिला था कि शहर मुरादाबाद में बड़े पैमाने पर अवैध शस्त्रों का निर्माण हो रहा है और इसकी सप्लाई की जा रही है। इस केस को वर्कआउट करने के लिए इसमें जो संलिप्त लोग हैं उनकी धरपकड़ के लिए उन्होंने सीओ कटघर और एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम, हमारी स्वाट की टीम और गलसई, ये सभी गलसई थाने की टीम, इन सब लोगों को लगाया गया इस काम में। और जो इनपुट था उस इनपुट को एक्सप्लोर करते हुए हम लोगों ने एक बहुत बड़ी इसमें रिकवरी हुई है, जिसमें 9 लोग अरेस्ट हुए हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में आर्म्स, जो इलीगल आर्म्स हैं वो रिकवर हुए हैं, बनाने के जो इक्विपमेंट्स हैं वो रिकवर हुए हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे पार्ट्स जो बनाने में यूज़ हो सकते थे वो सब रिकवर किया है। सारे मशीन्स रिकवर हुए हैं, कुछ उसमें एक्सप्लोसिव्स रिकवर हुए हैं। ये जो 9 लोग हैं इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सप्लाई का काम करते थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस अवैध शस्त्र का निर्माण करते थे, और कुछ ऐसे हैं जो कारतूस का निर्माण करते थे। यानी ये 3 तरह का एक कंबाइंड गैंग था। एक कारतूस बनाता था, एक गैंग तमंचा बनाता था और दूसरा गैंग उसको सप्लाई करता था। सप्लाई करने वाले जो गैंग है उसमें वो सप्लाई भी करते थे और उसको यूज़ भी करते थे। इस प्रकार इस टोटल इस तीनों गैंग में 9 लोग शामिल थे, इनको हम लोगों ने अभी अरेस्ट किया है। इसमें बेसिकली जो हम लोगों ने रिकवरीज की हैं वो रिकवरी अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने डिस्प्ले में है। 4 तमंचे हैं, 2 तमंचे 12 बोर के हैं, एक पौनी 315 बोर का है, 2 अर्ध बने तमंचे हैं, 54 जिंदा कारतूस है, 5 कारतूस 12 बोर का है। इसमें कारतूस की टिकली लगभग 1500 के आसपास है और अर्ध बनी जो बुलेट्स है वो 150 के आसपास है। नाल लगभग 100 के आसपास हैं। पाइप हमारे पास 7 हैं और इसमें जो एक्सप्लोसिव है लगभग 2 kg के आसपास है। एक हम लोगों को लाइव एक्सप्लोसिव, एक छोटा सा जो सुतली बम होता है वो भी मिला है। मुर्गा छाप जो पटाखे होते हैं उसको लेकर के ये लोग उस एक्सप्लोसिव निकाल के यूज़ कर रहे थे, वो भी हमें बरामद हुए हैं। इस प्रकार लगभग आप ये देख सकते हैं कि लगभग सैकड़ों अवैध तमंचे बनाने के हिसाब से इन लोगों ने यहाँ पर अपने पूरे इक्विपमेंट्स इकट्ठा किए थे और बाकी उसके मशीन्स पार्ट्स इकट्ठा किए थे। ये इस गैंग से पूछताछ में अभी तक पता चला है कि इन लोगों ने कम से कम सैकड़ों इस तरह के तमंचे यहाँ पे सप्लाई कर चुके हैं। ये जो लड़के हैं, ये जो इसमें
अरुण और उसके बाद अंकित, ये जो गैंग है, जो अंशुमन, ये जो सप्लाई करने वाला गैंग है, इन लोगों के माध्यम से इन लोगों ने कम से कम सैकड़ों तमंचे अब तक इन लोगों ने यहाँ सप्लाई कर दिए हैं। एक एक तमंचा 5-5 हज़ार रुपये में ये लोग बेचते थे और इस प्रकार ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। हम लोग इस 9 को हम लोग अभी जेल भेज रहे हैं और इसके अतिरिक्त इन लोगों से पूछताछ में कुछ और लोगों के भी नाम आए हैं। उसके उनकी अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। देखिए सप्लाई इनका सप्लाई अभी आसपास के जनपदों में पता चला है और आसपास में जो NCR के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये लोग सप्लाई करते थे। अभी हम लोग और भी पूछताछ कर रहे हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं खंगाल रहे हैं, उसे बहुत सारी चीज़ निकलने की संभावना। देखिए इसमें सबके लगभग इतिहास है इसमें। अगर आप देखें तो ये जो अरुण है, अरुण के भी मुकदमे हैं। अरुण के लगभग अरुण के ऊपर मुकदमे हैं। अंकित के ऊपर 6 मुकदमे हैं। उसके बाद जो ये अंशुमन है उसके पास 1 मुकदमा है। तुषार पे 2 मुकदमे हैं। जावेद जो बेसिकली इस गैंग में बनाने वाला था, जो मुगलपुरा का रहने वाला है, बेसिकली ये कारतूस बनाने में एक्सपर्ट है। इसके ऊपर 5 मुकदमे हैं। पहले भी ये इसी तरह के फैक्ट्री में जेल जा चुका है, अवैध शस्त्र की फैक्ट्री बनाने में। समीर के पास 3 मुकदमे हैं। इदरीस, जाकिर और रिजवान के ऊपर भी सब मुकदमे हैं। तो ये इस प्रकार ये सभी पहले भी जेल जा चुके हैं और उसके बाद ये बाहर निकलने के बाद इन लोगों ने पुनः इस धंधे को शुरू किया था और हम लोगों ने इनपुट के आधार पर सबको गिरफ्तार कर दिए। वाले लोग हैं उसमें एक जावेद है और एक जावेद के अतिरिक्त जो एक जाकिर है, इदरीस है, ये लोग बेसिकली इसके मुख्य हैं, क्योंकि इदरीस और जाकिर मिलके तमंचा बनाते थे और जो जावेद था उसका कारतूस का निर्माण था। उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान और तेज बारिश के कारण 50 लोगों की मौत जबकि कई अन्य घायल हुए। ये घटना बुधवार देर शाम से गुरुवार शाम तक प्रदेश के 21 जिलों में हुई है। आंधी और बारिश के कारण बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है, जिससे कई इलाकों में घंटों तक बिजली नहीं आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत आयुक्त कार्यालय में जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाई जाए और मुआवजा दिया जाए। राहत पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्यों के बीच चल रहे जल विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला और दिल्ली और पंजाब सरकार पर गर्मी के मौसम में एक गंभीर मुद्दे पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इसके अलावा राजनीतिक बदलाव को देखते हुए सैनी ने पंजाब में बसपा की संभावना पर भरोसा जताया। सैनी ने केजरीवाल पर जन कल्याण की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा, ना तो केजरीवाल ने कभी लोगों के कल्याण के बारे में सोचा और ना ही उनकी पंजाब सरकार गुरुओं के देखिए रास्ते पर चल रही है। तो आइए सुनते हैं। नहीं, इसके लिए मैं रेखा जी को बहुत बधाई देता हूं, उनके मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं और खासकर मैं दिल्ली की जनता का विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को स्वीकार करते हुए एक ऐसे झूठे व्यक्ति को बाहर किया है जो सजावाग दिखाने का काम करता था। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम दोनों मिलकर के हरियाणा और दिल्ली जो कामों के ऊपर पिछली सरकार ने राजनीति की है, हम उनको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। लोगों को लाभ मिले, लोगों के जीवन को सरल सुगम किया जाए, उसको लेकर के हम काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार विकसित राष्ट्र की तरफ इस देश को गति से बढ़ा रहे हैं और हमारा दिल्ली और हमारा हरियाणा मजबूती से वो विकसित होगा, उसके लिए हम काम करेंगे। देखिए, पानी की गर्मी के समय के अंदर ज्यादा खपत रहती है, बिल्कुल स्वाभाविक ही है जो आपने बात कही है। परंतु दिल्ली के अंदर पहले केजरीवाल बैठा था और पंजाब के अंदर भी वहां पर उनके दल की सरकार है और उन्होंने किस प्रकार से पानी को कम किया है, पीने के पानी के ऊपर राजनीति की है। बार बार आज भी माननीय हाई कोर्ट के अंदर उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। गुरुओं की ये परंपरा नहीं है।
गुरुओं की परंपरा, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसका अनुसरण हमने करना चाहिए। परंतु कभी ना तो केजरीवाल ने लोगों के हित के बारे में सोचा है, ना उसकी सरकार जो वहां है वो गुरुओं की दिखाए हुए मार्ग के ऊपर चल रही है। गुरुओं ने तो जो हमें शिक्षाएं दी हैं, उन्होंने यही शिक्षा दी है कि कीर्त कर और वंड के छठ, ये गुरुओं की परंपरा है। और उन्होंने तो पीने के पानी को ही रोक दिया, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो लोग वहां के भी समझ रहे हैं, लोग पंजाब के भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में है कि अगर घर में कोई व्यक्ति भी आ जाता है, सबसे पहले पानी से उसका स्वागत करते हैं। और उन्होंने पानी को रोक करके, पानी को कम दे करके, वो यहाँ के लोगों के ऊपर क्यों गुस्सा निकालना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आया। परंतु अभी वहां से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब से भी ये आम आदमी की सरकार अभी 1-1.5 साल के अंदर जा रही है, और वहां पर भी कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खिलेगा। और मैंने तो कहा भी था कि हम तो उस संस्कार और उस संस्कृति के लोग हैं कि अगर मेरे पंजाब का कोई व्यक्ति एक भी प्यासा रहता है तो हम हरियाणा से अपनी जमीन के नीचे से पानी निकाल करके उसको पिलाने का काम करेंगे। हमारी संस्कृति में है, कोई व्यक्ति प्यासा न रहे। परंतु ये प्रकृति का स्रोत है, ये कहीं फैक्ट्री में या कहीं और नहीं बनता, ये प्रकृति से पानी हमें मिलता है। इसको सेव भी करना चाहिए, इसको बचाना भी चाहिए, और कोई प्यासा न रहे, ये चिंता हम सबको मिलकर करनी चाहिए। वहां के लोग समझ रहे हैं, पंजाब के लोगों ने इस बात का वहां के मुख्यमंत्री को कहा भी है, उनके अंदर इस बात को लेकर के ये चर्चा का विषय भी है कि पीने का पानी नहीं रोकना चाहिए था। ये वहां के लोग बोल रहे हैं, परंतु उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। यूपी के मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित आरबी फारसी की मुंशी मौलवी सेकेंडरी 4 आलिम सीनियर सेकेंडरी के वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा परिणाम आज जारी कर दिया गया। इस परीक्षा में कुल 88,082 छात्र छात्राएं पंजीकृत हुए, जिनमें से 68,423 छात्र छात्राएं शामिल हुए। परीक्षार्थियों में छात्र 33,889 और छात्राएं 34,554 जारी हुए। रिजल्ट के मुद्दे पर हॉर्नबिल टीवी ने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से खास बातचीत की है, तो आइए सुनिए। सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। और आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा जो संचालित अरबी तथा फारसी की मुंशी आबलिक मौलवी सेकेंडरी व आलिम सीनियर सेकेंडरी की वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज दिनांक 23/5/2025 को अपराह्न 12:30 बजे घोषित किया जा रहा है। वर्ष 2025 की बोर्ड की परीक्षा में कुल 88,082 छात्र छात्राएं पंजीकृत हुए, जिसमें 68,423 छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित हुए। सम्मिलित परीक्षार्थियों में छात्र 33,869 तथा छात्राएं 34,554 हैं। घोषित परीक्षा परिणामों के अनुसार मुंशी मौलवी सेकेंडरी में 42,439 एवं आलिम सीनियर सेकेंडरी में 17,544 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में कुल 87.66% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जिसमें से मुंशी मौलवी सेकेंडरी में 85.07% तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी में 94.62% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हुई सभी छात्र छात्राओं को
बहुत बहुत बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वह अपनी आगे की पढ़ाई निरंतर जारी रखते हुए आगे भी बेहतर परिणाम हासिल करते हुए अपने परिवार, माता पिता, अपने शिक्षकों, प्रदेश एवं देश का नाम रोशन करें। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, आज उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का रिजल्ट आया, कितने लोग बैठे थे, कितने लोग पास हैं, उसके बारे में? देखिए, आज जो घोषित परिणाम हुआ है, कुल छात्र 88,082 छात्र सब रहे, छात्र छात्राएं, जिसमें 68,423 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सेदारी लिया। सम्मिलित परीक्षार्थियों में छात्र 33,869 तथा छात्राएं 34,554। घोषित परिणाम में मुंशी मौलवी सेकेंडरी में 42,439 एवं आलिम सीनियर सेकेंडरी में 17,544 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। कुल 87.66% रिजल्ट है। पिछले बार की अगर कंपेयरिंग करेंगे तो इस बार का रिजल्ट कैसा रहा? और दूसरी बात ये, अभी आप कह रहे हैं एक हाथ में लैपटॉप, दूसरे हाथ में कंप्यूटर, क्या इसी तर्ज पे यूपी गवर्नमेंट काम कर रही है जो बच्चे इस तरह से पास हो रहे हैं? अभी आप कह रहे थे आईएएस भी काफ़ी लोग बच्चे निकले हैं। देखिए, इस सरकार में प्रयास हो रहा है कि बेहतर शिक्षा सबको मिले। उस प्रयास में सरकार सफल है। जो काम कांग्रेस सपा बसपा नहीं कर पाई, सिर्फ मुसलमानों को नफरत सिखाई, और यहाँ चाहे वो भय से, चाहे परिश्रम से, मेहनत से, कानून के राज में, संविधान के दायरे में आज 51 बच्चे आईएएस पास किए हैं। तो सपा कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कल ये बच्चे कोई डीएम बनेगा, कोई सीडीओ बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, तो ये तो फिर नफरत नहीं, तब तो भाईचारा ये शुरू करेंगे। इस नाते लोग परेशान हैं कि अच्छी शिक्षा मुसलमानों को न मिले, इसके लिए विपक्ष के लोग परेशान हैं। आने वाले समय में माइनॉरिटी के लिए और क्या योजनाएं हैं सरकार की, आपके विभाग की? योजना अलग से नहीं बनाई जाती है। एक भी योजना बनती है पूरे 25 करोड़ के लिए उत्तर प्रदेश में। देश में योजना जो बनती है 140 करोड़ के लिए बनती है। उसके बाद भी अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग विभागों से भी योजनाएं अलग अलग चलाई जा रही हैं बेहतरी के लिए, कि कैसे हम विकास की मुख्यधारा में लोगों को ले आएं। इसके लिए यहाँ प्रयास हो रहा है। जाहिर सी बात है, माइनॉरिटी के बच्चों को कैसे विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उसके लिए और प्रयास जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ रूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। आज के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।